हेलो एवरीवन। आज डेट है 28 अप्रैल 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम मैप डिस्कस करेंगे ईरान का। ये ईरान है, ये ईरान अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अगर ईस्ट साइड में हम देखें तो पाकिस्तान के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में, और फिर है तुर्कमेनिस्तान। नॉर्दर्न पार्ट में देखें तो कैस्पियन सी के साथ में अजरबैजान और अर्मेनिया। अजरबैजान, यहाँ पर अजरबैजान देखिए, ये है अर्मेनिया। उसके बाद में है टर्की, टर्की के बाद में है इराक, इराक के बाद में यहाँ छोटा सा देश है कुवैत, कुवैत के बाद में सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बाद में ये यहाँ पर है कतर, कतर के बाद यहाँ यूएई, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरात, और यहाँ पर नीचे ओमान है। लेकिन ओमान का एक छोटा सा पॉइंट इस पॉइंट पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओमान और ईरान के बीच में एग्जिस्ट करती है, जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। तो ये ओमान है, ठीक है। तो ये ईरान के साथ में एक मेजर बॉर्डर शेयर करते हैं। अब देखो, ईरान जो है, ईरान में इंडिया चाहबार पोर्ट डेवलप कर रहा है। यहाँ चाहबार पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है। 2003 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुई थी और उसमें दोनों देशों ने मिलकर के ये चीज साइन की थी कि दोनों देश मतलब ईरान और इंडिया दोनों मिलकर के इस चाहबार पोर्ट को डेवलप करेंगे। इसको डेवलप करने का जो मेन रीजन है कि पाकिस्तान हमेशा से एक हर्डल्स क्रिएट करता है जब हम अफगानिस्तान को एड एंड असिस्टेंस देने की कोशिश करते हैं या फिर उसके साथ में कोई भी ट्रेड रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें पाकिस्तान जो है वो इंडिया के लिए हर्डल्स ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है। तो उन्हीं हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स को काउंटर करने के लिए इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम चाहबार पोर्ट को डेवलप करें ईरान में, और चाहबार पोर्ट के थ्रू हम अफगानिस्तान से अपनी रीच बढ़ाते हुए रशिया और सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते, मतलब तुर्कमेनिस्तान और जो ये सारे कजाकिस्तान, ये सारे जो देश हैं यहाँ तक हम अपनी पहुंच बना सके और उसके बाद में हम रशिया तक अपनी पहुंच बना सके। तो इसी के लेकर के इंडिया ने चाहबार पोर्ट को डेवलप करने की कोशिश की थी। उसके बाद में जो इंडिया ने चाहबार पोर्ट से जहेदी, मतलब अफगानिस्तान के जो साथ जो बॉर्डर है उस एरिया तक रेलवे प्रोजेक्ट भी बनाने की कोशिश की, और फिर यहाँ पे जारांग टू डेलाराम हाईवे प्रोजेक्ट है, हाईवे प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में, उसको डेवलप करने की भी कोशिश की है इंडिया ने, और उसको जारांग टू डेलाराम जो मेगा हाईवे प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये देखो, इंडिया अपनी रीच बनाने की कोशिश कर रहा है इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू। हालांकि जो चाहबार पोर्ट है उसके ऊपर जो डेवलपमेंट है वो काफी लंबे समय से एक ठंडे बस्ते में चल रहा है। उसका मेन रीजन ये है कि ईरान के रिलेशन यूएस के साथ में सही नहीं है। न्यूक्लियर डील साइन हुई थी 2015 में, उसके बाद में दोबारा से इस डील को तोड़ दिया गया, और अब मिस्टर बाइडेन कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में सत्ता पलट हो, जून में वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले ही ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील को दोबारा साइन किया जाए। तो अगर ये न्यूक्लियर डील रिवाइवल होती है तो इंडिया के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि इंडिया दोबारा से कोशिश करता है और कर सकता है ईरान के साथ में अपने रिश्ते अच्छे करने के लिए। क्योंकि देखो, यूएस जो है, यूएस को जब ऐसा लगता है कि कुछ देश जो उसके अलाई कंट्रीज हैं लेकिन वो उसके विरोधी मतलब अपोजिशन कंट्रीज के साथ में रिलेशन मेंटेन कर रही हैं, तो यूएस उनके ऊपर सैंक्शंस क्रिएट कर देता है। जैसे कि रशिया के साथ में यूएस के रिलेशन अच्छे नहीं है, रशिया को वो अपना विरोधी कंट्री मानता है, तो रशिया के साथ में जो S-400 मिसाइल सिस्टम जिन जिन देशों ने खरीदा उनके ऊपर कार्सा एक्ट के थ्रू यूएस ने कुछ सैंक्शंस लगा दिए। जैसे टर्की के ऊपर, चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए, और इंडिया में भी इस साल के लास्ट तक मतलब दिसंबर 2021 तक जो S-400 मिसाइल सिस्टम वो इंडिया में भी डिपोर्ट होगा। तो देखा जाएगा कि इंडिया के लिए क्या रिएक्शन रहता है यूएस का। तो ये ईरान के साथ में इंडिया के रिलेशन क्या होने वाले हैं।
देखो, जब हम मैप डिस्कस करते हैं तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, और ये जो रिलेशन हमने डिस्कस किए वो डिस्कस किए आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से किसी देश के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे होकर के ना सिर्फ हम उस देश के साथ रिलेशन अच्छे करते हैं, बल्कि उनके साथ में जो और भी कनेक्टिविटी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ में भी हमारे रिलेशन काफी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट न्यूज। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आज के द हिंदू में सबसे ज्यादा आपको जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलेगा कि जुडिशरी ने अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया है कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर। अलग अलग हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अच्छे अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं, तो उनको हम देखेंगे। फर्स्ट न्यूज। आफ्टर एचसी रैप, पीसीआई बैन विक्ट्री प्रोसेसन ऑन काउंटिंग डे। देखो, मद्रास हाईकोर्ट ने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने बोला कि तमिलनाडु और पुदुचेरी में जो कोविड-19 की सेकेंड वेव आई है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रोल निभाया है। उन्होंने बोला कि जब यहाँ पर इलेक्शन चल रहे थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस में कुछ भी सैंक्शंस नहीं लगाए, कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि वो इस समय तक क्या नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते, इतनी भीड़ नहीं जुटा सकते। और जब बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा क्राउड एक साथ इकट्ठी हुई तो उस कलेक्शन की वजह से ही ये कोविड-19 पेंडेमिक इतनी तेज गति से फैला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब बैन लगा दिया है कि 2 मई को जो काउंटिंग डे होगा, 4-5 स्टेट में जो चुनाव हुए हैं उनके सारों के जो काउंटिंग डे होगा, तो उस दिन विक्ट्री प्रोसेशन आप नहीं निकाल सकते हो। जो भी व्यक्ति अपना चुनाव रिजल्ट देखने के लिए आता है उसके साथ मैक्सिमम मैक्सिमम 2 व्यक्ति या फिर मिनिमम 1, या तो खुद ही आ सकता है या फिर मैक्सिमम 2 व्यक्ति अपने साथ में और लेकर के आ सकता है। कोई भी प्रोसेशन, कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा जीत के विषय में। सुप्रीम सॉरी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे पहले भी उन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, जैसे साइलेंस पीरियड। अभी तक चुनाव से 48 घंटे पहले का साइलेंस पीरियड होता है जिस समय कोई भी चुनाव प्रचार नहीं होता है, अब उसको बढ़ा करके 72 घंटे कर दिया गया है। इसके अलावा 7 PM टू 10 AM तक कोई भी इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं चलेगा। इसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 अप्रैल को कुछ वार्निंग, कुछ ऑर्डर, कुछ नोटिफिकेशन जारी किए थे। नेक्स्ट न्यूज। इंडिया में गेट मेजर शेयर ऑफ यूएस वैक्सीन एक्सपोर्ट। देखो, इंडिया में कोविड-19 का जो सेकंड वेव देखने को मिला उसके बाद में बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे कंट्रीज में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश की है इंडिया को। अब यूएस के साथ में भी देखो हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं, तो यूएस ने भी बोला है कि वो वहां से अपनी वैक्सीन को यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो लेकिन हालांकि कितना शेयर मिलेगा, मान लो वो 100 वैक्सीन एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो उसमें से कितना शेयर इंडिया को मिलेगा, इसके बारे में कुछ भी क्लियर अभी तक नहीं है। हालांकि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है उसकी 60 मिलियन डोजेज को ग्लोबली भेजा जाएगा यूएस के द्वारा, लेकिन उसमें कितनी वैक्सीन है जो इंडिया को मिलेगी इसका अभी क्लियर नहीं है। द सिस्टम हैज फेल्ड, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल गवर्नमेंट को लिए एक बात बोली है कि जो गवर्नमेंट है, सिटी गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करने में, जो भी हॉस्पिटल सही ढंग से काम करने में फेल हो गई है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया है, जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से गवर्नमेंट काम ही नहीं कर पाई है। नेक्स्ट न्यूज। पीएम ब्रीफ्ड पीएम ब्रीफ्ड ऑन कोविड-19 सिचुएशन, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। देखो, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने हर स्टेट के साथ में, हर हमारा जो एरिया है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं उनके साथ में मिलकर के मीटिंग ली, और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई किस तरीके से हो रही है उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने ये भी बताया कि अगस्त 2020 तक हमारे इंडिया में 5700 टन, एक दिन में 5700 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता था उसका, लेकिन अब इंडिया में हो सकता है कि अप्रैल लास्ट तक 9250 टन एक दिन में क्या होने लग जाए, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन होने लग जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से हमारी एयरफोर्स जो है वो खाली टैंकर्स को, जो खाली वैकेंट जो ऑक्सीजन टैंकर्स हैं उनका किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर रही है, और जो रेलवेज है वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से किस तरीके से बहुत सारे टैंकर्स को जो ऑक्सीजन लेकर के आ रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई उनको फास्ट तरीके से पहुंचाने की कोशिश कर रही है हॉस्पिटल्स तक।
नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू इंटरफेयर इन वर्क ऑफ हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बोला है कि देखो, इस कैलेमिटी के समय, इस पेंडेमिक के समय सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं रह सकता, एक म्यूट स्पेक्टेटर के रूप में काम नहीं कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो वेरियस हाई कोर्ट लाइफ सेविंग कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए उसको मॉनिटर करने के लिए जो काम कर रहे हैं, उनमें भी इंटरफेयर नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो हाई कोर्ट अपने तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को अवेयर करने के लिए, इसके अलावा कोविड का जो मैनेजमेंट है उसको करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं हाई कोर्ट, उनमें भी इंटरफेयर नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखो कोविड को लेकर के, कोविड पेंडेमिक के समय में जो समय रहा उसमें पूरे वर्ल्ड में आर्मी में क्या क्या डेवलपमेंट हुए उसको लेकर के आर्टिकल है, कुछ डाटा सामने आए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुछ डाटा जारी किए हैं कि 2020 की बात है, जब कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था, उस समय ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो पिछले 22 सालों में सबसे ज्यादा हुआ। मतलब पिछले 22 सालों में इतना खर्चा नहीं किया गया मिलिट्री स्पेंडिंग को लेकर के, उतना खर्चा 2020 में हुआ है। वर्ल्ड की मिलिट्री एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो 2020 में 1981 बिलियन डॉलर रुपए खर्च किए गए हैं। सबसे ज्यादा जो 5 बिगेस्ट स्पेंडर हैं उसमें इंडिया भी एग्जिस्ट करता है। उसमें है यूएस, चाइना, इंडिया, रशिया एंड यूके। ये 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में जितना मिलिट्री पे खर्चा हुआ है उसमें 62% तो इन लोगों ने ही, इन 5 देशों ने ही मिलकर के खर्च किया है। और अगर जीडीपी के शेयर के परसेंट के आधार पर देखें कि जितनी जीडीपी है उसमें कितना शेयर खर्च किया गया है मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर, तो इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर आता है रशिया के बाद में। टॉप स्पेंडर की बात की गई है कि किसने कितना खर्च किया 2020 में, तो इंडिया तीसरे नंबर पर आता है। इंडिया ने 73 बिलियन डॉलर रुपए खर्च किए हैं मिलिट्री के ऊपर। एक्सपेंडिचर पिक्स की बात करें तो 1990 से 2020 का यहाँ पर डाटा दे रखा है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम खर्चा किया गया है 2020 में। 2019 से कंपैरिजन किया जाए तो 2.6% ज्यादा खर्चा किया गया है। यहाँ पर डिफेंस बर्डन की बात की गई है, तो जीडीपी से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया ने खर्च किया है 2.9%। और अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात की जाए 2020 में इंडिया में, तो 9.1%, मतलब गवर्नमेंट जितना खर्चा हर जगह करती है उसका 9.1% मिलिट्री के ऊपर खर्चा किया है इंडिया ने। 147 देशों को एनालाइज किया गया, जिसमें 121 देश ऐसे हैं जिन्होंने 121 स्पेंट, मतलब इंडिया से 121 देशों ने जीडीपी से शेयर में अगर हम बात करें तो इंडिया से कम खर्चा किया है 121 देशों ने। और 117 देशों ने, गवर्नमेंट के खर्चे के आधार पर इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो 117 देशों ने कम खर्चा किया है इंडिया की तुलना में। यहाँ पर देखिए जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनकी बात की गई है। ब्रिक्स कंट्रीज में आपको पता होना चाहिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में इसमें इंक्लूड हुआ था। तो ब्रिक्स कंट्रीज की यहाँ पर बात की गई है। देखिए इंडिया, रशिया, ब्राजील और उनके शेयर की बात की गई है कि कितने जीडीपी का कितना परसेंट शेयर किसने खर्च किया गया है। और यहाँ पर गवर्नमेंट के स्पेंडिंग का खर्चा यहाँ पर दिखा रखा है, तो सबसे ज्यादा रशिया ने खर्च किया है। और जीडीपी से बात करें तो सबसे ज्यादा रशिया ने खर्च किया है। और अगर बीच में इंडिया ने जीडीपी की तुलना में भी और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है इसकी तुलना में भी अगर हम बात करें तो बीच में इंडिया ने ब्राजील और रशिया के मीडिएटर में इंडिया ने खर्च किया है। नेक्स्ट न्यूज, एनफोर्सिंग कोविड-19 रूल्स इन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेज ईसीआई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जब मद्रास हाई कोर्ट ने ब्लेम किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि कोविड-19 के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, इसके अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको लागू करना, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट अथॉरिटीज की है। नेक्स्ट न्यूज, Delhi High Court denies making plea for COVID-19 facility in hotel। देखो
एक न्यूज बार बार रिपीट हो रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को बोला था कि आप जो मेजर ग्रैंड जो होटल्स हैं उनमें जो 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 रूम्स हैं उनके लिए उनको जो जो हमारे जुडिशरी में अच्छी पोस्ट के ऊपर कार्यरत है उनकी फैमिली के लिए कि अगर वो कोविड-19 पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनके हेल्थ केयर इश्यूज के लिए जजेस और जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट एंड देयर फैमिली मेंबर्स के लिए 100 जो रूम है अशोका होटल के उनको क्या किया जाए, सैंक्शन किया जाए इनके लिए जुडिशरी के लिए। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया है कि हमने इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था दिल्ली गवर्नमेंट को कि हमारे कहने पर दिल्ली गवर्नमेंट ने ये सारा काम किया हो। नेक्स्ट न्यूज, 8 pawns in from the world, 8 pawns in from the world। देखो, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जब हमारे इंडिया में सेकेंड वेव बहुत अच्छे से, देखो आज जो न्यूज है वो मैक्सिमम कोविड-19 से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड है, लेकिन हमें कोविड-19 पॉइंट पर फोकस ना करते हुए ये देखना है कि जब कोई कैलेमिटी पेंडेमिक आता है तो जुडिशरी किस तरीके से रोल निभा रही है और इसके अलावा जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, जो वर्ल्ड में बेहतरीन जो इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, उन्होंने किस तरीके से अपना रोल प्ले किया है। तो इंडिया में जब जरूरत थी उस समय 15 कंट्रीज ने, जिसमें यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके ये सारे देश शामिल हैं, इसके अलावा छोटे छोटे देश, उन्होंने भी इंडिया का काफी अच्छा क्या दिया है, साथ दिया है। इसके अलावा क्वेड वैक्सीन इनिशिएटिव की बात की गई है इस आर्टिकल में। यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन फंडिंग कर रहा है इसके लिए कि इंडिया इसका मैन्युफैक्चरिंग करेगा। बायो ई एक वैक्सीन है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करेगा और इसमें यूएस जो है वो अपना क्या देगा, मतलब पैसा इन्वेस्ट करेगा और 2022 तक कोविड-19 की वैक्सीन की 1 बिलियन डोजेज, बायो ई वैक्सीन की डोजेज को क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा। उसके बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसको सर्कुलेट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट न्यूज, वेदांता कैन प्रोड्यूस O2 एट इट्स तमिलनाडु प्लांट। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता ग्रुप को अलाउ कर दिया है कि आप अपनी जो तमिलनाडु में आपका प्लांट है जिसके लिए आप बहुत खर्चा करते हो, पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर दे, स्टार्ट कर दे कि आप इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। लेकिन बाद में वेदांता ग्रुप ने बोला कि हम बहुत पैसा खर्च करते हैं इस प्लांट को एस्टेब्लिश करने में और इस प्लांट को मेंटेनेंस के लिए भी हम काफी पैसा खर्च करते हैं, तो इस तरीके से कोई भी गवर्नमेंट हमारे प्लांट के ऊपर प्रोडक्शन नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए एक्सपीरियंस साइंटिस्ट की जरूरत होती है और अनएक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस जो पर्सन है वो किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता ग्रुप को अलाउ कर दिया है कि आप ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए इस आपने इस जो आपका ग्रुप है, जो आपका क्या है, जो आपका प्लांट है उसका आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज, पीपल डाइंग आउटसाइड हॉस्पिटल, गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट ने जो गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट है उससे पूछा है कि आप कोविड-19 की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपके स्टेट में आप क्या काम कर रहे हो। सुओ मोटो के आधार पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर सुनवाई करते हुए कोविड-19 सिचुएशन के बारे में जब इस तरीके का पूछा कि आपने कंट्रोल करने के लिए क्या क्या काम किया गया है, आपकी हॉस्पिटल के बाहर जो लोग हैं वो तो मर रहे हैं, उनकी जो संख्या है वो तो डबल होती जा रही है। नेक्स्ट न्यूज, शन माई वे और नो वे एटीट्यूड, इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बात बोला है उत्तर प्रदेश कोर्ट को, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को, कि जब भी कोविड-19 हॉस्पिटल में जो भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी रिपोर्ट जुडिशियल ऑफिसर जिसको डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा अपॉइंट किया गया है उसको रिपोर्ट की जानी है। क्योंकि जब पंचायत के इलेक्शन हुए यूपी में, उसमें जो लोग अपॉइंट थे कि वो वहां पर ड्यूटी क्रिएट करेंगे, उनमें से 135 टीचर, शिक्षा मित्र और इन्वेस्टिगेटर वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गए इलेक्शन ड्यूटी के दौरान और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बात बोली है कि मस्ट सन द एटीट्यूड ऑफ माई वे और नो वे। इस चीज को, जो आपका एटीट्यूड है ना, इसको खत्म करने की आवश्यकता है और इस पेंडेमिक को डील करने के लिए बेहतरीन सजेशंस की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज, चाइना रेडी टू सपोर्ट इंडिया ऑफर्स वैक्सीन टू साउथ एशिया। देखो, इंडिया को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे देशों ने अपनी जो सुविधा है वो देने की कोशिश की है, जिसमें चाइना ने भी कोशिश की है कि वो इंडिया को सपोर्ट करेगा
इंडिया के लिए काफी काम करेगा और साउथ एशिया जो वाला रीजन है उसको भी वैक्सीन देने की कोशिश की है चाइना ने। नेक्स्ट न्यूज, श्रीलंका कैबिनेट डिक्लेयर्स क्लियर प्रपोजल फॉर बुर्का बैन। काफी दिनों से एक न्यूज चल रही थी कि श्रीलंका में बुर्का को बैन किया जाएगा। श्रीलंका से जब ये पूछा गया तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सिक्योरिटी के इश्यू जो है उसके कंसर्न के आधार पर हम ये डिस्कशन ले रहे हैं, हम ये स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। अब देखो वहां का जो कैबिनेट है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि बुर्का को बैन किया जाएगा ताकि यहाँ पर जो पब्लिक इश्यूज है, पब्लिक प्लेसेज के ऊपर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने फेस को वेल के थ्रू मतलब पर्दे के थ्रू ढक नहीं सकेगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी जो कंसर्न है उनके आधार पर उन्होंने ये प्रपोजल पास किया है। नेक्स्ट न्यूज, ईरान यूएस वारशिप इंगेज इन ए टेंस एनकाउंटर। पिछले साल की कुछ फुटेज सामने आई है, कुछ क्लिप सामने आई है। उन क्लिप में ये बोला गया कि यूएस और ईरान की जो नेवी है वो पर्शियन गल्फ में एक दूसरे के सामने हो गई थी। मतलब एक दूसरे को एनकाउंटर करने के लिए, एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे का जो युद्ध की जैसी स्थिति बन गई थी ईरान और यूएस के बारे में। तो इस तरीके से देखो न्यूक्लियर डील जो प्रोसीजर चल रहा है 2018 में, न्यूक्लियर डील से जब पीछे हटा गया और उसके बाद में न्यूक्लियर डील को लेकर के काफी कंसर्न क्रिएट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी ये आमने सामने हो गई हो, क्योंकि न्यूक्लियर डील से एग्रीमेंट से जब वापस यूएस ने अपने हाथ पीछे खींचे तो ईरान के ऊपर काफी सैंक्शंस लगा दिए गए जिनके लिए ईरान काफी परेशान है। तो ये हमारा डिस्कशन था। सॉरी, एक न्यूज और है जो लास्ट में बिजनेस स्पेस से एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक उसने ये बोला है कि इंडिया का जो ग्रो है वो 11% होने वाला है। मतलब आगे आने वाले समय में जब हम डाटा क्रिएट करेंगे 2021-22 के लिए, पहले 8% था और अब इंडिया की जो ग्रोथ है 2021-22 में 11% हो जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऐसी फोरकास्ट की, ऐसी भविष्यवाणी, ऐसा अनुमान लगाया है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जो जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसको एस्टेब्लिश क्यों किया गया था, कौन कौन इसके सदस्य देश हैं, इसका मेन कारण क्या है, फंडिंग इसमें कैसे कैसे होती है, ये सब कुछ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।